हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। और जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 17। हो सकता है आपकी बुक में चैप्टर नंबर 16 या चैप्टर नंबर 18 हो। मेरे पास टी एस ग्रेवाल अभी जो ये चैप्टर के लिए वो 2019 एडिशन है। तो अगर आपकी बुक में चैप्टर नंबर 18 या 16 हो तो एक बार चेक कर लेना। अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास 11th टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी जो बच्चों हम लोग इस वीडियो के अंदर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है ना। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और तुमको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बट ये ध्यान रखना, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 2 चैप्टर के बेस क्लियर होने चाहिए, या मैं कहता हूं 3 चैप्टर के बेस क्लियर होने चाहिए। मतलब अगर वो आपका अच्छे से क्लियर है तो ये चैप्टर और फटाफट समझ आएगा। जिसमें एक तो आपको जर्नल का बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए, एक आपको लेजर का बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए, और एक आपको ट्रायल बैलेंस। मतलब इन तीनों चैप्टर के कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर लगने वाले हैं। ठीक है ना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है? जो भी गलतियां करी है, रेक्टिफिकेशन मतलब सही करना, एरर मतलब गलतियां। तो जो भी गलतियां करी है उसको सही करना कहलाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो अब अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब होता है जो भी एरर्स का मतलब गलती और उनको दोबारा सही करना। 3 चैप्टर का बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, जर्नल का, लेजर का और ट्रायल बैलेंस का। बाकी तो आप इस वीडियोस में मेरे साथ एंड तक बने रहना, आपको प्रॉमिस कर रहा हूं चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होता है बच्चों, एक बहुत सिंपल लॉजिक से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी कंपनी ने अगर एंट्री पास करी, और एंट्री पास करने में मान लो कुछ गलती हो गई, हमने जर्नल एंट्री पास करी और जर्नल एंट्री पास करने में अज्यूम करो कुछ मिस्टेक हो गई, तो वो जो मिस्टेक है, हमको पता है जर्नल एंट्री से अगला पोस्टिंग कहां पे जाएगा? लेजर। तो वो डेफिनेट सी बात है, मिस्टेक लेजर पे जाएगी। अगर हमको यहीं पे पता लग गई वो गलती हुई तो हम रेक्टिफाई कर देंगे। अगर हमको इस स्टेज पे पता लगा गलती हुई तो उसको रेक्टिफिकेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और लेजर के बाद मान लो ट्रायल बैलेंस बना, और तब हमको पता रेक्टिफिकेशन करना है, तो और थोड़ा टेक्निकल एडजस्टमेंट हो जाएगा। और ऐसा अज्यूम करो ट्रायल बैलेंस भी बन गया, और ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, और साल के एंड के बाद हमको पता लगा कि हम कुछ गलती कर चुके हैं, तो रेक्टिफिकेशन करना और टफ हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन मतलब होता है गलतियों का सुधार करना। अब कैसे हमको उस गलती का सुधार करना है, तो ये डिपेंड करेगा वो मिस्टेक कौन सी स्टेज पे हुई। क्या वो जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग करने के बाद हमको पता लगा मिस्टेक हुई? क्या वो इस स्टेज पे हुई? क्या इसके पहले हुई, इसके बाद हुई, या इसके बिल्कुल बाद हुई? अब हमारे जो 11th क्लास के कोर्स के अंदर है, 11th क्लास का जो कोर्स कन्फाइंड है वो सिर्फ यहीं तक कन्फाइंड है कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब आपको गलतियां कब पता लगी? ट्रायल बैलेंस बनने के पहले या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनने के बाद अगर आपको गलतियां पता लगी तो वो आपके 11th क्लास में कवर्ड नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? कि मान लो आपने ट्रेडिंग बना लिया, आपने पीएनएल बना लिया, आपने बैलेंस शीट बना ली, एंड यू हैव प्रिपेयर्ड द फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन के बाद अगर हमको पता लगा कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो अपने 11th क्लास के कोर्स में कवर्ड नहीं है। बट अगर आप सीए फाउंडेशन या और कुछ डिग्री करोगे हायर लेवल पे तो वहां कवर्ड है। तो बेसिक तुम हमेशा ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन मतलब होता है गलतियों को सही करना। हो सकता है गलती इस स्टेज पे हुई हो, इस स्टेज पे हुई हो, बट अगर हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस के पहले, मतलब ये दोनों स्टेज कवर हो गई। और एक होता है ट्रायल बैलेंस के बाद, मतलब इसके पहले। तो 11th क्लास के कोर्स में सिर्फ इतना ही है कि इसके पहले और इसके बाद, लेकिन इसके पहले अगर कोई गलती इसके बाद हुई है तो वो यहां कवर्ड नहीं है, वो अपन लोग हायर लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब रेक्टिफिकेशन पे आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक कंसेप्ट बता के फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना। स्टूडेंट, आपको एक ध्यान होगा, मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था जिसका नाम था डबल एंट्री प्रिंसिपल। और डबल एंट्री प्रिंसिपल के अंदर मैंने क्या समझाया था कि अकाउंटिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अकाउंटिंग हमेशा कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है बच्चों? डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। अब ये ध्यान रखना,
आप एक बहुत सिंपल लॉजिक समझना, हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था। ट्रायल बैलेंस का नाम बता रहा है, तुम सिर्फ नाम पे फोकस करो, ट्रायल और बैलेंस, मतलब उस बैलेंस जिसको हमको क्या करना है, हमको ट्राई करना है, वो बैलेंस जिसको क्या करना है, हमको ट्राई करना है। और ट्राई क्या करना है, ये ट्राई करना है कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर है कि नहीं है। मेरी बात फिर समझना, हम लोग जब ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं तो ट्रायल बैलेंस हमको ये समझाता है कि वो बैलेंस जिसको हमको क्या करना है, ट्राई करना है। और ट्राई क्या करना है, क्या डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर है कि नहीं है। अगर आप ये ट्राई कर रहे हो कि क्या डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर है, अगर हमको पता लगता है हाँ डेबिट टोटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि बुक सही है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ डेबिट का टोटल अगर क्रेडिट के टोटल के बराबर है, सिर्फ डेबिट का टोटल अगर क्रेडिट के टोटल के बराबर है, तो इट डज नॉट प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। मेरी बात समझना आप ध्यान से, सिर्फ डेबिट का टोटल, अगर सिर्फ डेबिट टोटल ऑफ डेबिट, इफ टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, मान लो डेबिट का टोटल 5 लाख रुपीज आ रहा है और क्रेडिट का टोटल भी 5 लाख है, सिर्फ टोटल दोनों तरफ बराबर है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरी बुक्स बिल्कुल सही है, सिर्फ टोटल बराबर होना। अगर मैं कहता हूं टोटल बराबर है, तो मेरे को यह पता लग जाता है कि अरिथमेटिकली बुक सही है। अरिथमेटिकली मतलब मेरी टोटलिंग वोटलिंग वो सब सही है, बट अकाउंटिंग सही है कि नहीं मैं वो नहीं कह सकता हूं। तो रेक्टिफिकेशन हमको हमेशा ध्यान रखना, आपका अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर है तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो सही है, बट आपकी अकाउंटिंग सही है कि नहीं उसका आपको एविडेंस नहीं मिल सकता है। इसी तरह आप लोग ध्यान रखना, अगर मान लो डेबिट का टोटल 5 लाख है और क्रेडिट का टोटल 4 लाख है, तो ये तो एविडेंटली क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग हमारी सही नहीं है और गलती है, न तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है न प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका टोटल आपने अकाउंटिंग बिल्कुल सही है, वो सिर्फ एक प्रूफ है एक्यूरेसी का। और अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, मतलब ना तो आपकी एक्यूरेसी सही है ना अकाउंटिंग सही है, तो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले हम लोग सिर्फ ये समझ लेते हैं कि एरर कौन कौन से तरह के होते हैं, मतलब गलतियां कौन कौन सी तरह की होती है। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर इन रेक्टिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर एक बार आपको समझ में आ जाएगा, फिर चैप्टर को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा ना। तो बच्चों अभी जो मैंने समझाया एक बार नोट कर लेते हैं उसको हम लोग। कंसेप्ट हेडिंग लगाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, शॉर्ट फॉर्म में आप बोलूंगा आरओई, ठीक है ना। आरओई इसका शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग आगे वर्ड आरओई के नाम से जानेंगे। अब देखो नोट करना, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। ये तो हमको पता है कि ट्रायल बैलेंस किसका स्टेटमेंट, डेबिट और क्रेडिट का, विच इज प्रिपेयर टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, जिसमें नॉर्मली क्या चेक करते हैं हम, बुक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेट है कि नहीं। फॉर एवरी डेबिट देर इज क्रेडिट एंड टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। अब ये हमेशा ध्यान रखना, हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट है और डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। इवन इफ टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट देर आर सर्टेन एरर विच रिमेन इन रिकॉर्ड। अब कुछ गलतियां ऐसी है जो अभी भी रह जाती है। टू रेक्टिफाई दोज एरर वी नीड टू पास ईदर जर्नल एंट्री और रेक्टिफाई द अकाउंट इटसेल्फ। अब उन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए या तो जर्नल एंट्री पास करें या उसको अकाउंट में रेक्टिफाई कर लें, ठीक है ना। तो एक बार इसको आप पहले फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं इसको वीडियो होल्ड कर रहा हूं, फटाफट इसको नोटिंग कर लो आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर। बच्चों ध्यान से समझना कि कौन कौन से अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं, गलतियां कितनी तरह की होती है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करते हैं तो एरर्स मेनली बच्चों 4 पार्ट में डिवाइडेड है। मेरी बात फिर से ध्यान से समझना, जब भी हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात करते हैं तो जो एरर्स है दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। एक बार मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, फिर वन बाय वन आप पूरा ढंग से डिटेल में समझाऊंगा मैं। द फर्स्ट एरर इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन, सेकंड इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन, थर्ड इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर। थर्ड टाइप ऑफ एरर को हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर।
और फोर्थ एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। मेरी बात बच्चों फिर से सुन लेना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर जो एरर्स हैं वो मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला एरर कहता है एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन नेम बता रहा है भूल गए। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन, कमीशन मतलब क्लरिकल एरर। कंपनसेटिंग मतलब एक से दूसरे को कंपनसेट कर देना। और लास्ट होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन चारों एरर को हम लोग डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले आप ये समझ लेना कि मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर इन रेक्टिफिकेशन। द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन, सेकेंड इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन, थर्ड इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर एंड फोर्थ इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब मैं अगर बात करता हूं सबसे पहले फर्स्ट एरर की, जिसको मैं कहता हूं एरर ऑफ ओमिशन। अब नेम बता रहा है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या होता है? छोड़ देना या भूल जाना। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड ओमिशन? ओमिशन मतलब होता है कोई चीज हम भूल गए हैं। तो ध्यान रखना, मैं जब बात करता हूं एरर ऑफ ओमिशन की, ओमिशन मतलब कोई चीज हम भूल गए, दैट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। और यह ध्यान रखना कि एरर ऑफ ओमिशन मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एक तो है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, और एक है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। मेरी बात समझे आप लोग? ओमिशन वर्ड का मतलब क्या हुआ? कोई चीज हम भूल गए। तो एरर ऑफ ओमिशन ध्यान रखना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और एक है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कंप्लीट ओमिशन? कंप्लीट ओमिशन मतलब कोई ट्रांजैक्शन हम लोग या तो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना ही भूल गए, या जर्नल में रिकॉर्ड हो गया और उसको आगे लेजर में डालना भूल गए। अज्यूम करो मैं ट्रांजैक्शन बोलता हूं गुड्स सोल्ड टू ए, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट। अब मेरे को एक बात बताओ, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट कहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए? तो डेफिनेट सी बात है, आप बोलोगे सर सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट, मान लो उसकी हमने जर्नल एंट्री करना ही भूल गए, या हमने जर्नल एंट्री कर दी और उसको हम आगे पोस्ट करना, लेजर के अंदर पोस्ट करना भूल गए। अब यहां पे पता है एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर में हम लोग काफी बार 2 वर्ड पढ़ेंगे, एक तो रिकॉर्ड और एक पोस्ट। रिकॉर्ड मतलब होता है जर्नल एंट्री। कोई भी बोलता हूं मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब मैं जर्नल एंट्री करना भूल गया। और मैं बोलता हूं मैं पोस्ट करना भूल गया, मतलब मैं लेजर में करना भूल गया। रिकॉर्डिंग वर्ड इज ऑलवेज यूज विद जर्नल एंड पोस्टिंग वर्ड इज ऑलवेज यूज विद लेजर। मैं यहां पर आपको छोटा सा कंसेप्ट एक सब्सिडरी बुक्स का बता देता हूं। बेसिकली क्या होता है, बिजनेस अलग अलग तरह की सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करता है, जिसमें सेल बुक होती है, परचेज बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है। जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना, अकाउंट्स की कॉपी अलग बनाते हो, इको की कॉपी अलग बनाते हो, बिजनेस की कॉपी अलग। अब क्या एक ही सब्जेक्ट, एक ही कॉपी के अंदर सारे सब्जेक्ट काम तो नहीं करते हो ना? उसी तरह ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर एक कंसेप्ट कि बिजनेस क्या करता है, हर चीज की अलग अलग बुक मेंटेन करते हैं, उसको कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। सेल बुक क्या रिकॉर्ड करेगा? अब मैं क्या करता हूं, मान लो मेरे बिजनेस में 3-4 हजार ट्रांजेक्शन रोज के, मेरे बिजनेस का टर्नओवर 5-7 करोड़ रुपए का है और दिन भर के मान लो 500 से 700 सेल्स के ट्रांजेक्शन है। तो अगर मैं सारे सेल, इतनी सेल है तो इतनी परचेज भी होगी, वापस परचेज रिटर्न भी होगी। अगर मैं सारे ट्रांजेक्शन अपनी ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी ये जो ओरिजिनल बुक है ना, जर्नल वाली, ये बहुत बल्कि हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक रजिस्टर बना लिया। जैसे मान लो मैंने कहा ये सेल बुक है, ऊपर लिख दिया सेल बुक। मैंने इसी तरह मान लो एक और रजिस्टर बनाया जिसके अंदर मैंने यहां पे लिख दिया परचेज बुक। अब इसका टाइटल ही ये दे दिया मैंने, सेल बुक, इसका टाइटल दे दिया परचेज बुक। तो इसमें ध्यान रखना सिर्फ ट्रांजैक्शन कौन से रिकॉर्ड होंगे सेल बुक के अंदर? वो सारे ट्रांजैक्शन विच रिलेट टू सेल ऑफ गुड्स। तो सेल वर्ड हमेशा गुड्स के यूज होता है। अगर मान लो मैंने ट्रांजैक्शन का टाइटल दिया परचेज बुक, तो इसमें सारे ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड होंगे विच रिलेट टू परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन ये ध्यान रखना वो होने किस पे चाहिए? ऑन क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स होना किस पे चाहिए? ऑन क्रेडिट, क्योंकि कैश में होगा तो कैश बुक में जाएगा। तो कुछ बच्चे, अगर आपने ये वाला चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, सेल बुक, परचेज बुक सिर्फ क्या रिकॉर्ड करता है? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड करता है। ये मैंने टाइटल दे दिया सेल बुक। अब अगर मैंने टाइटल दे दिया सेल बुक तो मैं यहां पे एंट्री नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पार्टी का नाम लिखता जाऊंगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। इसका मतलब ये जो पार्टी है सबका क्या हो रहा है? डायरेक्ट सेल हो रहा है। सेल किसकी हो रही है? गुड्स की। मैंने कोई फिक्स एसेट बेचा वो इसमें नहीं आएगा, ये सिर्फ सेल ऑफ गुड्स
और वो भी किस पे, ऑन क्रेडिट। फिर क्या होता है, महीने के एंड पे इसका टोटल लगा लेता हूं और डायरेक्ट सेल्स अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर देता हूं। अब गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट को रिकॉर्ड डायरेक्टली क्या कर लूंगा, सेल्स बुक में, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट कहां पे रिकॉर्ड कर लूंगा, परचेज बुक में, इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अगर मैं कैश में परचेज कर रहा हूं या कैश में सेल कर रहा हूं तो वो तो बाय डिफॉल्ट कैश बुक में चला जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब मैं सब्सिडरी बुक्स की बात करता हूं, इस चैप्टर के अंदर काफी ज्यादा कंसेप्ट आ सकता है सब्सिडरी बुक का, लेकिन कंसेप्ट इतना ही आएगा कि सेल बुक में क्या जाएगा, विच आर गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। परचेज बुक में क्या जाएगा, विच आर गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। अगर हम सेल बुक में एंट्री कर रहे हैं तो जर्नल में उसका एंट्री नहीं होगा, फिर वहां से डायरेक्ट बल्क पोस्टिंग एक साथ कहां हो जाएगा, लेजर में हो जाएगा, सेल अकाउंट के अंदर। अब मान लो जैसे मिस्टर ए को मैंने सेल किया, तो मिस्टर ए मिस्टर बी टोटल जितने भी डेटर्स हैं उनका एक साथ पोस्टिंग हो जाएगा सेल अकाउंट में, और ए के बी के अकाउंट में इंडिविजुअल पोस्टिंग होती रहेगी अलग अलग। तो इससे मेरी जर्नल बल्कि नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, सेल बुक और परचेज बुक सिर्फ गुड्स की बात करती है, फिक्स्ड एसेट की बात नहीं कर रही है। तो एरर ऑफ ओमिशन की मैं जब बात कर रहा था तो मैंने क्या बताया, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है, हमने इस ट्रांजेक्शन को या तो सेल बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, या सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिया बट हम उसकी लेजर करना भूल गए। कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन भूल गए। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन मींस व्हेन द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली रिकॉर्डेड, कंप्लीटली ओमिटेड, ओमिटेड मतलब रह गया, इधर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ या पोस्ट नहीं हुआ। और पार्शियल ओमिशन मतलब क्या होता है, मान लो रिकॉर्डिंग तो कर ली और एक अकाउंट हमने सेल अकाउंट में तो कर दिया बट एक अकाउंट में करना भूल गए, ए में कर दिया सेल में करना भूल गए, मतलब आधा अधूरा मिस्टेक। अब तुम एक बहुत सिंपल लॉजिक समझना, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट, अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही करना भूल गया, अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही करना भूल गया, तो लॉजिकली सोच के बताओ, अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गया तो क्या ये ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करना भूल गया मतलब कंप्लीट ओमिशन है, तो क्या ये ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालेगा क्या, बोलो यस और नो। तो डेफिनेट सी बात है, आपका आंसर आएगा नो सर। क्यों, क्योंकि ना तो इससे डेबिट अफेक्ट हुआ ना क्रेडिट अफेक्ट हुआ। तो ध्यान रखना, कंप्लीट ओमिशन विल नेवर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये कभी ट्रायल बैलेंस के ऊपर अफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर एरर कौन सा हुआ, पार्शियल ओमिशन का, आपने रिकॉर्डिंग तो कर ली बट पोस्टिंग नहीं करी, आपने पोस्टिंग तो कर ली बट रिकॉर्डिंग नहीं करी, एक अकाउंट के अंदर किया दूसरे में नहीं किया, एक अकाउंट में कर दिया सेल में नहीं किया, सेल में कर दिया ए में नहीं करा, या फिर मान लो मैंने तो एरर ऑफ ओमिशन के अंदर कंप्लीट ओमिशन मतलब होता है कोई ट्रांजेक्शन पूरा भूल गया और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस आधा अधूरा भूल गए, हम कोई एंट्री आधा अधूरी भूल गए, एंड दिस विल ऑलवेज अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमेशा ध्यान रखना, मैं जब एरर की बात करता हूं, पहला कैटेगरी एरर, एरर ऑफ ओमिशन। कंप्लीट मतलब व्हेन कंप्लीटली रिकॉर्डेड विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, और पार्शियल मतलब व्हेन ट्रांजैक्शन इज पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना। अब हम लोग एक बार इसको नोटिंग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लगाओ अगला हेडिंग, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो एरर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। ठीक है ना, दिस इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर। नाउ एरर ऑफ ओमिशन, इट मींस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बीइंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओमिटेड मतलब हम उस ट्रांजैक्शन को भूल गए बुक्स में रिकॉर्ड करना। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। फिर से समझना, it means when a transaction is omitted to being recorded in books of account, divided into two part, error of complete omission, error of partial omission. अब error of complete omission का मतलब क्या होता है, एरो करके लिखा हुआ है। It means when a transaction is not recorded in books or recorded in books, जर्नल में रिकॉर्ड हो गया but not posted to ledger. कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करा या रिकॉर्ड तो हो गया बट लेजर के अंदर नहीं चढ़ा वो। ठीक है ना, फिर आगे पढ़ो। सच एरर हैव नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, इन एरर का कोई इंपैक्ट नहीं होता है ट्रायल बैलेंस पे। फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट पे परचेज किया तो परचेज बुक में जाएगा, नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, अब परचेज बुक में भी रिकॉर्ड नहीं और ए में भी नहीं हुआ, मतलब ये एरर ऑफ ओमिशन है। गुड्स सोल्ड नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल किया और सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो दीज एरर डोंट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना, इसको एक बार पॉज कर लो और फटाफट इसको नोट कर लो, मैं वीडियो होल्ड करके रख रहा हूं, फटाफट नोटिंग कर लो बच्चों इसकी।
Now, coming to next, that is error of partial omission. When only part of transaction and not the complete transaction is omitted to be recorded. जब सिर्फ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कुछ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हमने ओमिट करा और कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं भूले हम, सच एरर डज नॉट अलाउ ट्रायल बैलेंस टू मैच, क्योंकि हम पार्ट ही भूले मतलब डेबिट तो हो गया बट क्रेडिट नहीं हुआ, या क्रेडिट हो गया बट डेबिट नहीं हुआ, तो दीज एरर डज नॉट अलाउ ट्रायल बैलेंस टू मैच. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन सेल बुक नॉट पोस्टेड टू ए. सेल बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया बट ए के अंदर नहीं करा. सेल बुक में रिकॉर्ड हो मतलब सेल अकाउंट में जाएगा ही सही, क्योंकि टोटल जाता है उसका, ए में नहीं करा. ओमिशन इन कैरिंग फॉरवर्ड, कैरी या हमने कोई ट्रांजेक्शन ओमिटेड कर दिया हो कैरी फॉरवर्ड करने में, ओमिटेड कर दिया हो हमने कैरी फॉरवर्ड, मान लो 500 रुपए का बैलेंस था वो आगे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करा, तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया. तो कैरी फॉरवर्ड का जब भी एरर होता है, हमने एरर ऑफ ओमिशन मतलब कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करा, हमने 500 का बैलेंस था कैरी करना था कैरी नहीं किया, ये भी एक कारण होता है एरर ऑफ ओमिशन. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एरर ऑफ ओमिशन. ठीक है ना. अब बच्चों मैं आता हूं सेकेंड कैटेगरी ऑफ एरर पे. एरर ऑफ ओमिशन के बाद जो अगला एरर है उसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन ध्यान रखना एक नॉर्मल क्लरिकल एरर्स होते हैं. क्लरिकल एरर कैसे हुए, जैसे मान लो 500 रुपए का हमने कोई सामान बेचा, उसको रिकॉर्ड हमने 50 रुपए से किया, या 500 रुपए की चीज को हमने 5,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया. ठीक है ना. अज्यूम करो मैंने टोटलिंग गलत कर दी, ट्रायल बैलेंस या कोई भी अकाउंट की मैंने टोटल गलत लगा दिया. एरर ऑफ कास्टिंग, रिकॉर्ड मतलब गलत किया, कास्टिंग मतलब टोटल गलत की. एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड. अब कैरिंग फॉरवर्ड मतलब क्या है, 500 रुपए का बैलेंस था, हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 600 रुपए, या 600 का बैलेंस था कैरी फॉरवर्ड कर दिया 500 रुपए. और एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग मतलब क्या होता है, मान लो गुड्स बेचे ए को, हमने पोस्ट कर दिया बी के अंदर, गुड्स खरीदे बी से, हमने पोस्ट कर दिया सी के अंदर. एरर ऑफ कमीशन वर्ड का मतलब होता है क्लरिकल एरर्स, मतलब जो क्लर्क के थ्रू एरर्स होते हैं. एक नॉर्मल क्लरिकल एरर कहलाता है एरर ऑफ कमीशन. 4 कैटेगरी में डिवाइडेड, रिकॉर्ड करना गलत, कास्ट टोटल गलत किया, कैरी फॉरवर्ड गलत किया, या पोस्ट हमने गलत अकाउंट में कर दिया. अब ये ध्यान रखना ये एरर में या तो अफेक्ट कर सकते हैं या अफेक्ट ना करें, ये डिपेंड करेगा ऑन केस टू केस. क्यों, जैसे मान लो आपने गुड्स सेल किए मिस्टर ए को 500 का, सेल बुक में तो करेक्ट रिकॉर्ड कर लिया 500 रुपए और ए के अंदर गलत कर दिया. सेल बुक में 500 किया और ए के अंदर 600 किया, तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा. गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर 500, ए के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, बी के अंदर रिकॉर्ड कर लिया 500 रुपए से, तो रिकॉर्ड तो 500 हुआ है और ए के अंदर नहीं हो गया, किसके अंदर हो गया, बी. तो ये ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा. तो ये ध्यान रखना दीज एरर में और मे नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, कोई श्योरिटी नहीं है अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो क्लियर नहीं है. तो एरर ऑफ कमीशन मतलब होता है क्लरिकल एरर, जिसमें 4 कैटेगरी के एरर डिवाइडेड है. ठीक है ना. अब एक बार हम इसको नोटिंग कर लेते हैं पूरा. तो एरर ऑफ कमीशन, इट रेफर टू दोज एरर विच अराइज ड्यू टू एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन इनकरेक्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फॉर ₹1,000 रिकॉर्डेड एज 10,000, एग्जाम्पल है ना ये. एरर ऑफ कास्टिंग, मिस्टेक कमिटेड इन टोटलिंग, हमने टोटल गलत लगा लियो. एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, व्हेन अ रॉन्ग अमाउंट इज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन पेज टू अनदर, मतलब बैलेंस बीडीओ अलग कर दिया, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस अलग कर दिया. एरर ऑफ पोस्टिंग, ट्रांजेक्शन इनकरेक्टली ट्रांसफर और पोस्टेड इन लेजर, गलत लेजर में पोस्ट कर लिया. दीज एरर में और मे नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, अफेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी अफेक्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस. ठीक है ना. तो फटाफट इसको नोट कर लो एरर ऑफ कमीशन को. नाउ अब मैं आता हूं बच्चों थर्ड कैटेगरी ऑफ एरर पे, जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना. अब मैं आता हूं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एरर पे, जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. अब एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड प्रिंसिपल. तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है जब कोई चीज हमने प्रिंसिपली गलत कर दी हो, हमने कोई चीज प्रिंसिपली रॉन्ग कर दी हो. अब प्रिंसिपली गलत करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक वीडियो देखा था, वीडियो नंबर 2 या 3 था शायद, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का. आपको वो वाला वीडियो इसमें क्लियर होना चाहिए, क्या चीज रेवेन्यू होती है और क्या चीज कैपिटल होती है. अभी एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कोई चीज हमने प्रिंसिपली गलत कर दी है. अभी एक बहुत सिंपल लॉजिक समझना, हमने अज्यूम करो मशीन परचेज करी,
मैंने एक मशीन परचेज करी और कहता हूं रिकॉर्ड कर लिया इन परचेज बुक। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको ये तो आइडिया है परचेज बुक किसको रिकॉर्ड करता है? प्योरली परचेज ऑफ गुड्स को। और परचेज ऑफ गुड्स ध्यान रखना हमारा एक्सपेंस है, वो असेट नहीं है। अगर मशीन परचेज की तो हमारा क्या बढ़ता है? फिक्स असेट बढ़ना चाहिए। तो देखो हमने मशीन परचेज की तो उसको रिकॉर्ड कहां करना चाहिए था? मशीन के अंदर, ठीक है ना। और हमने उसको गलती से रिकॉर्ड कहां कर लिया? परचेज बुक के अंदर। इसका मतलब मशीन परचेज करना बच्चों कौन सा एक्सपेंडिचर था? कैपिटल था। हमने गलती से उसको क्या मान लिया? रेवेन्यू मान लिया। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जब कोई भी एरर को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बाय वायलेटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो। अज्यूम करो आपने गुड्स सेल किए, या आप अज्यूम करो ऐसा करो फर्नीचर सेल किया हमने। फर्नीचर सेल किया और हमने उसको गलती से सेल अकाउंट के अंदर कर दिया। अब फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर कम होना चाहिए, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर। आपने गलती से एंट्री कर दी मान लो कैश टू सेल। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो कैपिटल है तो हमने उसको रेवेन्यू मान लिया, या वो रेवेन्यू है हमने उसको कैपिटल मान लिया। एक दो एग्जांपल और समझना। अभी आपको ध्यान है जब हमने जर्नल एंट्री वाला टॉपिक पढ़ा था, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब वेजेस पे की मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, और मान लो वो पे किया 5,000 रुपीज। अब मैंने वेजेस पे किया मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, तो बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने वेजेस पे किया मशीन को लगाने के लिए, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू कैश। आपने गलती से एंट्री कर दी मान लो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरी बात समझे आप? आपने मशीन, आपको एंट्री करनी क्या थी? क्योंकि मशीन जब तक इंस्टॉल नहीं होती तो मशीन की कॉस्ट में जाती है जो भी खर्चा इनकर हुआ। हमने वेजेस पे किया मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू कैश, हमने गलती से एंट्री कर दी वेजेस टू कैश। तो अगर मशीन टू कैश बनते तो मशीन की फिक्स एसेट बनता, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता। हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। या अज्यूम करो मैंने नॉर्मल वेजेस पे की, नॉर्मल वेजेस पे की और मैंने उसको मशीन के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब मेरे को एक बात बताओ, आप ये एंट्री करो या ये एंट्री करो, डेबिट तो उतना ही मिला है। तो इस एंट्री से आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, बट प्रिंसिपली आपने चीज गलत कर दी। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज हमने प्रिंसिपली गलत कर दी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को या तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल मतलब वो सारे एक्सपेंडिचर जो असेट बनाते हैं, और रेवेन्यू मतलब उसको मेंटेन करना। एसी की सर्विस कराई, एसी की मैंने सर्विस कराई, मेरे यहाँ एयर कंडीशन लग रहा है, सर्विस कराई। अब मैंने उसकी सर्विसिंग चार्ज में जाना चाहिए, हर साल सर्विस करा रहा हूं, मैंने गलती से एसी के नाम से एंट्री कर ली, तो मैंने असेट बना दिया जबकि होना चाहिए था रेवेन्यू। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू और रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज कैपिटल। बट रिमेंबर दिस एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो फटाफट एरर ऑफ प्रिंसिपल हम लोग नोटिंग कर लेते हैं। तो तो एरर ऑफ प्रिंसिपल देखना, अभी मैं समझाया, एक बार नोटिंग कर लेते हैं। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन वॉयलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वॉयलेट करके रिकॉर्ड किया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। दीज एरर डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ मशीन डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, कमीशन पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। अब रिपेयर एक्सपेंस मशीन का था, रिपेयर में जाना चाहिए था, हमने मशीन में डाल दिया। कमीशन पे किया लैंड परचेज के लिए, डेबिट कर दिया कमीशन अकाउंट में, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। गेटिंग माय पॉइंट? ये एरर कभी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं लास्ट एरर पे, जिसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है? ऐसे एरर, ध्यान से समझना बच्चों, कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है? ऐसे एरर जिसमें एक अकाउंट की मिस्टेक दूसरे से नलिफाई हो जाती है। नेम बता रहा है कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है? वो सारे एरर इन विच द मिस्टेक कमिटेड इन वन अकाउंट इज नलिफाइड। अब बच्चों जो लास्ट कैटेगरी की एरर है, फोर्थ टाइप, दैट इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर। अब नेम बता रहा है कंपनसेटिंग, मतलब ऐसा एरर जिसमें एक अकाउंट की गलती नलिफाई हो जाती है बाय
other account. The mistake of one account is nullified by other account. एग्जाम्पल समझो, हमने गुड्स बेचे राम को 1000 के और गुड्स बेचे शाम को 100 रुपीज के। राम को बेचे थे 1000 रुपए के गुड्स और शाम को बेचे 100 रुपए के गुड्स। अब इसकी एंट्री होनी चाहिए थी राम टू सेल्स, और ये एंट्री कर ली मान लो हमने 100 रुपीज में, और इसकी एंट्री होनी चाहिए थी शाम टू सेल्स, और ये एंट्री कर ली हमने मान लो 1000 रुपीज में। तो पहली एंट्री मैंने क्या किया, 900 रुपए शॉर्ट राम को डेबिट किया और इधर 900 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया। तो इसकी जो गलती थी वो यहां से नलीफाई हो गई, ये कहलाता है कंपनसेट। परचेज अकाउंट को मैंने 2000 से कम टोटल लगाया, अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब कम टोटल लगाया, और मान लो सेल्स रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न का बैलेंस भी डेबिट होता है, उसको ओवरकास्ट कर दिया, उसको ज्यादा टोटल लगा लिया 2000 रुपए से। तो परचेज में मैंने डेबिट शॉर्ट किया, यहां डेबिट ज्यादा कर दिया, यह कहलाता है कंपनसेटिंग। यहां जो गलती थी वो यहां से कंपनसेट हो गई। तो कंपनसेटिंग एरर मतलब क्या होता है, व्हेन मिस्टेक इन वन अकाउंट इज नलीफाइड बाय मिस्टेक ऑफ अनदर। राम को डेबिट 1000 से करना था, डेबिट 100 से किया, शाम को डेबिट 100 से करना था, डेबिट कर दिया 1000 से। तो कंपनसेटिंग एरर हमेशा ध्यान रखना, डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। कंपनसेटिंग एरर कभी भी ट्रायल बैलेंस के ऊपर अफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। तो कंपनसेटिंग एरर सिंपल नोटिंग कर लेना, दोज एरर इन विच अफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलीफाइड बाय अनदर, दोज एरर इन विच अफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलीफाइड बाय अनदर, ठीक है ना। मैं नोटिंग करा नहीं रहा हूं, बिल्कुल सिंपल से एरर है। तो मैं होप करता हूं ये चारों एरर समझ आ गए होंगे। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कोई ट्रांजेक्शन जो हम कंप्लीटली भूल गए, एरर ऑफ कमीशन मतलब क्लरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब हमने वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कर दिया है, और कंपनसेटिंग एरर मतलब एक की गलती दूसरे में कंपनसेट हो गई, ठीक है ना। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एरर दैट वी हैव डिस्कस्ड। गेटिंग माय पॉइंट। अब बच्चों मैंने यहां तक आपको चारों तरह के एरर्स बता दिए, क्या कंसेप्ट है पूरा मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है ना। अब अगले वीडियो के अंदर हम लोग मेजर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है ना। ये पूरा नोटिंग करके आपको कोई भी डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना, 9929411361 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।